अब यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली या इलाहाबाद आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिविल्स डेली कराने जा रहा है आपकी प्रिपरेशन सीडी यूट्यूब क्लासेस के माध्यम से, जहां हम लेकर आ रहे हैं डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन के टॉपिक्स, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को मद्देनजर रखते हुए तमाम वीडियो लेक्चर्स और मेंटरशिप गाइडेंस, वो भी बिल्कुल निशुल्क। हम अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं ताकि आप अपना कीमती वक्त सही जगह सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करें। प्रेस द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू फॉलो #CDRituals। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के डेली करंट अफेयर एनालिसिस प्रोग्राम में। तो चलिए डालते हैं एक नज़र आज की सुर्खियों पर, देखते हैं क्या है खास आज की खबरों में हमारे एग्जाम से रिलेटेड और एग्जाम्स पर्सपेक्टिव। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप सभी को लोहड़ी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, ध्यान रखिए अपना, क्योंकि कोविड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और बहुत जो स्प्रेडिंग रेट है वो भी काफ़ी हाई है। ठीक है, तो जो सबसे पहली खबर है दोस्तों हमारी आज की, वो है रिटेल इन्फ्लेशन से रिलेटेड। कुछ दिनों पहले भी इन्फ्लेशन से रिलेटेड जो दिसंबर में एक न्यूज़ आई थी उसको हमने कवर किया था। आज फिर से एक बार रिटेल इन्फ्लेशन हमारे सामने है और जो हमारी हेडलाइन है वो सीधे सीधे इंडिकेट करती है कि रिटेल में इन्फ्लेशन एक्सेलरेट हुआ है अप टू 5.59%, और ये डेटा हमें दिसंबर का आया है और एनएसओ ने ये डेटा हमें दिया है। ठीक है, रीजंस क्या हो सकते हैं इन्फ्लेशन रेट के एक्सेलरेट होने का? तो एक तो जो सबसे पहला रीज़न दिया गया है यहाँ पर वो है अपटिक इन द फूड प्राइसेस, यानी फूड प्राइसेस में भी कहीं ना कहीं बढ़त मिली है। और दूसरा, स्लो ग्रोथ इन इंडियाज इंडस्ट्रियल आउटपुट, जो इंडिया का इंडस्ट्रियल आउटपुट है उसकी स्लो ग्रोथ। ये दो मेन रीजंस हैं 5.59% इन्फ्लेशन रेट के अचीव करने की। ठीक है, दूसरी चीज़ जो इंक्रीज हो रहा है इन्फ्लेशन में, ये प्राइमरली अगर हम देखें तो फूड एंड बेवरेज के प्राइसेस से रिलेटेड है। ठीक है, और दूसरी तरफ ये क्लोथिंग और फुटवेयर के प्राइसेस से भी रिलेटेड है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें जो है मिल करके, और जो तीसरा इसका मुख्य बिंदु है वो है फ्यूल और लाइटिंग का, ये सब मिल करके कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन के प्रति योगदान दे रहे हैं, महंगाई के प्रति अपना योगदान दे रहे हैं। ठीक है, ये लिखा है आज की इस न्यूज़ में। ठीक है, हालांकि जो फ्यूल और लाइट का मामला है उसके जो वो है प्रिंट्स हैं, जो प्राइस उसका वो है, उसमें एक मॉडरेशन देखी जा रही है, लेकिन जो इंक्रीज़ है वो दो एरियाज़ में बहुत ज़्यादा है। पहला फूड बेवरेज में और दूसरा क्लोथिंग और फुटवेयर में। ठीक है, तो ये खबर थी। अब चलते हैं एग्ज़ाम रिलेटेड जो इससे चीज़ें पूछ सकती है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या। सबसे पहले तो इन्फ्लेशन क्या है। इन्फ्लेशन, जिसे आम लैंग्वेज में हम महंगाई कहते हैं, सो इन्फ्लेशन का मतलब है राइज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, और ये कौन सी ये कौन से गुड्स एंड सर्विसेज हैं? ये गुड्स एंड सर्विसेज हैं हमारे कॉमन यूज़ के, जैसे कपड़ा, खाना, मकान, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, कंज्यूमर स्टेपल्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब इन्फ्लेशन क्या करता है? दूसरा मुद्दा, तो इन्फ्लेशन जो है आपका मेजर करता है एवरेज प्राइस चेंज को बास्केट ऑफ कमोडिटीज़ और सर्विसेज के आधार पर टाइम टू टाइम। ओके, मतलब कि 10 गुड्स को लेकर के उनकी प्राइस रेंज को देखा जाएगा, या 10 गुड्स से मतलब यहाँ पर ये नहीं कि फूड के ही 10 आइटम्स, नहीं, अलग अलग सेक्टर्स के आइटम, जैसे फूड हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, अलग अलग कमोडिटीज़ को, अलग अलग सर्विसेज को उठा करके देखा जाएगा कि किसमें कितना एवरेज प्राइस चेंज आ रहा है। भारत में अगर बात करें, इंडिया में अगर बात करें, तो इन्फ्लेशन जो है वो दो इंडिसेस के बेसिस पर मेनली कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, कौन कौन से हैं वो दो इंडिसेस? पहला हमारा है होलसेल प्राइस इंडेक्स, WPI जिसे कहते हैं, और दूसरा है CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कि मेजर करता है होलसेल और रिटेल लेवल प्राइस चेंजेस को अपने अपने आधार पे। अब देखिए, जो CPI है वो कैलकुलेट करता है डिफरेंस इन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज़, ये हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब ये डिफरेंसेस फूड में भी हो सकती है, मेडिकल केयर में भी हो सकती है, एडुकेशन में भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो सकती है, हाउस होल्ड चीज़ों में हो सकती है, कुछ भी हो सकते हैं। CPI का अगर हम देखें, जो कि रिटेल इन्फ्लेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि CPI में ही चेंजेस हो रहे हैं, CPI पे ही मेजर किया जाता है ज़्यादातर,
तो सीपीआई का जो प्राइस चेंज है वो रिटेल बायर के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। रिटेल की सारी चीज़ें सीपीआई पर चेंज होती हैं। 4 टाइप्स ऑफ सीपीआई देखे जाते हैं। पहला हमारा है सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, ठीक। दूसरा हमारा है सीपीआई फॉर एग्रीकल्चरल लेबर। तीसरा है रूरल लेबर, ठीक है। और चौथा है हमारा अर्बन, रूरल अर्बन कंबाइंड, ठीक है। तो ये 4 जो तरीके हैं इनसे सीपीआई निकाली जाती है। इनमें से जो पहले 3 हैं यानी इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर और रूरल लेबर वाली, इन्हें कंपाइल किया जाता है लेबर ब्यूरो के द्वारा इन द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। और जो चौथा है उसे देखता है कौन, एनएसओ इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अब आपसे मेरा जो प्रश्न है यहाँ पर वो ये है कि कौन मेजर करता है इन्फ्लेशन और इन इंडिया। ये आपको मुझे 1 से 2 लाइन में लिख करके बताना है इन 50 वर्ड्स अराउंड, 50 to 100 कर लीजिए, वैसे तो ज़्यादा वर्ड्स दे दिया। इसमें आप मुझे इन्फ्लेशन के बारे में बताइए कि कौन मेजर करता है इन्फ्लेशन और क्या मुख्य मापदंड है। हमने 2-2, 3-3 बार ये टॉपिक किया है, तो आई होप इतना आपको याद हो जाना चाहिए। अगर नहीं याद है तो कोशिश करिए याद करने की, ठीक है। ये खुद को कम मत आंको, 2022 का मोटिव बना लो कि हम किसी से भाई कम नहीं है। हाँ, लेकिन जो हमारी कमियां हैं अगर वो हमारे सामने हैं तो हम उन पर वर्क ज़रूर करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दूसरी खबर पर। दूसरी खबर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से रिलेटेड है, नेशनल यूथ फेस्टिवल से रिलेटेड है। तो देखिए मोदी जी ने एक नारा दिया है कल का, कम्पीट एंड कॉन्कर, राइट। कॉम्पीट करो और कॉन्कर करो। तो ये जो बेसिकली हमारा ये जो वो है ये आया है कहाँ से निकल कर, तो कल वेडनेसडे जो था बेसिकली 25th नेशनल यूथ फेस्टिवल मनाया गया, राइट। कहाँ पर मनाया गया, पौंडीचेरी में मनाया गया। और इस दिन जो है क्यों मनाया जाता है इस दिन को, तो इस दिन को यानी 12 जनवरी को ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ये बर्थ एनिवर्सरी होती है एक महान पर्सनालिटी की जिनका नाम है स्वामी विवेकानंद जी, ठीक है, जिन्हें हम फिलोसोफर के रूप में जानते हैं, थिंकर के रूप में जानते हैं, और इतना ही नहीं देश में एक बहुत बड़ा चेंज लाने वाली पर्सनालिटी के रूप में भी जानते हैं। और इनके जन्मदिन से लेकर आने वाला जो एक पूरा हफ्ता होता है, पूरा वीक होता है बेसिकली, उसे हम मनाते हैं नेशनल यूथ वीक के नाम से, ठीक है। नेशनल यूथ वीक के नाम से भी सेलिब्रेट किया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1984 में डिसाइड किया था कि हम जनवरी 12 को नेशनल यूथ डे के रूप में मनाएंगे, क्योंकि उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये मानना था कि दिस इज अ ग्रेट वे to evoke the eternal energy of the youth and motivate them which will result in the prosperity of nation। आपको पता है आज की डेट में आने वाले समय में भारत की जो जनसंख्या है उसमें वो इकलौता ऐसा देश होगा जिसमें सबसे ज़्यादा यूथ होंगे, राइट। और इसीलिए जो है आप देख भी रहे हो तमाम दिनों में, मतलब लाइक हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ हमें नया इनोवेशन, नई चीज़, नए प्रोजेक्ट के बारे में पता चलता है, नए यूनिकॉर्न्स, नए स्टार्टअप्स, नए आइडियाज़ के बारे में पता चलता है, जिसका श्रेय हमारे प्रधानमंत्री हमारे देश के यूथ को दे रहे हैं, राइट। और थीम जो थी इस वर्ष के नेशनल यूथ डे की 2022 के लिए वो थी इट इज़ ऑल इन द माइंड, राइट। और मैं भी आपको यही कहूँगी, इट इज़ ऑल इन द माइंड। यूपीएससी क्रैक करना इज़ नॉट अ टफ डील गाइज। वो सिर्फ एक टफ चीज़ सुनाई देती है। आप खुद सोचो, आप इतने टाइम से पढ़ रहे हो, जब से भी आप तैयारी कर रहे हो, इतनी सारी चीज़ें वो कहाँ जा रही हैं, जो भी आप पढ़ रहे हो वो सब यहाँ है, राइट। सो यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट योर माइंड एंड गो एंड गिव योर बेस्ट, दैट्स ऑल। दैट शुड बी द रिजोल्यूशन एंड दिस इज वॉट स्वामी विवेकानंद's teaching also tells us, that it's all in the mind. Trust your mind, trust your instincts, go forward, okay। अब हम देखते हैं कुछ खास हाइलाइट्स ऑफ दिस थिंग, बट उससे पहले ऑब्जेक्टिव समझना ज़रूरी है कि जो नेशनल यूथ डे है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसका ऑब्जेक्टिव है टू ब्रिंग द यूथ ऑफ द कंट्री टुगेदर इन एन अटेम्प्ट टू शोकेस देयर टैलेंट्स। साथ लाना है सिर्फ हिंसाकारक एक्टिविटीज़ के लिए नहीं, बल्कि इसलिए साथ लाना है सो दैट दे कैन शोकेस देयर टैलेंट्स, ठीक है। वेरियस एक्टिविटीज़ में वो अपने आप को इन्वॉल्व कर सके,
सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में वो अपने आप को इन्वॉल्व कर सकें, वो अपना टैलेंट शोकेस कर सकें। देन अपॉर्चुनिटी जो भी उन्हें मिल रही है वो उसको ऑब्जर्व करके उससे जो है बेस्ट निकाल सकें, इसलिए। और ये फेस्टिवल एम करता है टू शेप द माइंड्स ऑफ इंडियाज यूथ एंड ट्रांसफॉर्म देम इनटू अ यूनाइटेड फोर्स फॉर नेशन बिल्डिंग। काम ही इसका ये है कि भाई नेशन बिल्डिंग की तरफ ये फेस्टिवल, ये डे जो है ये अपना योगदान दे सके। और ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज होगी अगर ऐसा कुछ होता है तो। और इसके साथ ही ये भी बात की गई कि भाई एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो सपना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का, वो हम कहीं ना कहीं साकार कर सकते हैं इस नेशनल यूथ डे के ज़रिए, ठीक है। हमारे जो पीएम साहब हैं मोदी जी, उन्होंने इस दिन पर यही कहा कि जो डेमोक्रेटिक डिविडेंड है इंडिया के यूथ का वो अनपैरेलल्ड है। एज लॉन्ग विद द डेमोग्राफिक डिविडेंड द यूथ ऑफ इंडिया ऑल्सो हैज़ द डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। तो दोनों ही चीज़ों को मिला दिया गया, डेमोग्राफिक को डेमोक्रेटिक डिविडेंड बना दिया गया। क्यों? क्योंकि हमारा जो यूथ है वो उसके पास डेमोग्राफी के साथ साथ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ भी हैं, ठीक है। और इन्होंने ये भी स्ट्रेस किया पीएम मोदी जी ने कि अगर इंडिया के यूथ को, ठीक है, अगर इंडिया के यूथ के पास चार्म ऑफ टेक्नोलॉजी है तो उसके पास कहीं ना कहीं कॉन्शियसनेस ऑफ डेमोक्रेसी भी है। अगर आज की डेट में इंडिया का यूथ जो है उसके पास एबिलिटी है हार्डवर्क करने की, तो उसके पास ये क्लैरिटी भी है कि उसे फ्यूचर में क्या करना है। और इसीलिए इंडिया आज से जो है, या इनफैक्ट ये कह सकते हैं कि आज का जो भारत है वो कल का लीडर होगा, वो कल दुनिया का लीडर होगा, वॉइस ऑफ टुमारो होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें इन्होंने कही। और इन्होंने एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, वो है कैन डू स्पिरिट की, कि आज का जो यूथ है उसके पास कैन डू स्पिरिट है कि आई कैन डू दिस, राइट। बोलते हैं ना, आई कैन डू दिस एंड आई विल डू दिस। वो स्पिरिट हमारे आज के यूथ के पास है, जो कि असल सोर्स है इंस्पिरेशन की हर जेनरेशन की, ठीक है। तो ये बात हुई हमारे इस प्रोग्राम में, मोदी जी ने ये चीज़ें कहीं सामने लाई, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी जो है वो इसरो से आ रही है। इसरो से ये आ रही है कि इसरो के चीफ नए जो चेयरमैन थे वो अपॉइंट किए गए हैं, एस सोमनाथ जिनका नाम है। ये एक साइंटिस्ट भी हैं, ठीक है। स्पेस इकोसिस्टम जो है, इन्होंने बात किया है कि स्पेस इकोसिस्टम को हमें और ज़्यादा मोर वाइब्रेंट बनाना है, इकोनॉमिकली वायबल बनाना है, सेल्फ सस्टेनिंग बनाना है, कहीं ना कहीं इंडिजीनियस की तरफ जो है संकेत दिया है इन्होंने। और इन्होंने ये कहा है कि आज की डेट में जो हमारी स्पेस इकोनॉमी है, राइट, जो कि 16,000 करोड़ रुपए की है, उसको 60,000 करोड़ रुपए की बनानी होगी। 60,000 करोड़ रुपए की स्पेस इकोनॉमी तक मैं कोशिश करूँगा कि हम ले जाएं। डॉक्टर सोमनाथ का जो मेन रोल है पिछले दिनों, वो PSLV डेवलपमेंट और GSLV MK3 के डेवलपमेंट में मुख्यतः देखा गया है, ठीक है। इन्होंने अपना काफ़ी बड़ा योगदान दिया था इस टाइम पर। और इन्होंने ज्वाइन किया था GSLV Mark 3 प्रोजेक्ट कब, 2003 में, और सर्व भी किया था उस प्रोजेक्ट को एज इट्स डायरेक्टर फ्रॉम 2010 टू 2014। और सोमनाथ जी एक एक्सपर्ट हैं इन द एरिया ऑफ सिस्टम इंजीनियरिंग, राइट, ये याद रखिएगा, ही इज़ एन एक्सपर्ट इन द एरिया ऑफ सिस्टम इंजीनियरिंग ऑफ लॉन्च व्हीकल्स। जो भी लॉन्च व्हीकल्स हैं उनके सिस्टम की इंजीनियरिंग में ही एक्सेल्स, ही इज़ एन एक्सपर्ट, ठीक है। और इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस तो मैंने आपको बता ही दिया, हमें PSLV और GSLV MK3 दोनों में मिलते हैं। विद द ओवरऑल आर्किटेक्चर, propulsion stage design, structure and structural dynamics design, separation system, vehicle integration and integration procedure development, इन सारे की एरियाज में इनका योगदान रहा है इन दो बड़े प्रोजेक्ट्स में, PSLV और GSLV Mark 3 को लेकर, ठीक है। तो काफ़ी कुछ एक्सपेक्टेड है और ये ऐसे टाइम पर एंटर कर रहे हैं जब आने वाले टाइम में इसरो बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स लेने वाला है। तो दिलचस्प होगा इनका सफ़र देखना, ठीक है। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि मे द बेस्ट थिंग कम्स टू आवर कंट्री, टू आवर नेशन। आगे चलते हैं अगली न्यूज़ पर। अगली न्यूज़ हमारी जो है, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन यहाँ पर है आपके लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन प्लीज़ इसको कोशिश करिएगा, MCQ दिया है मैंने, डायरेक्टली रिलेटेड टू डॉक्टर एस सोमनाथ नहीं है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं
इसरो से रिलेटेड है ये इनडायरेक्टली, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो प्लीज़ इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिखकर कि क्या होगा इसका आंसर। ओके, आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स गाइज। आगे चलते हैं। हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है BARC रेटिंग से रिलेटेड। BARC रेटिंग जो है TRP रेटिंग्स वाला मामला है थोड़ा सा। BARC क्या होता है? सबसे पहले तो ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के नाम से ये एक इंस्टीट्यूशन है जिसका क्रिएशन हुआ था 2010 में, और इसको जॉइंटली ओन करती हैं एडवर्टाइजर्स, एड एजेंसीज, ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज रिप्रेजेंटेड बाय Indian Society of Advertisers, the Indian Broadcasting Foundation and the Advertising Agencies Association of India। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग जो है उसने नोटिफाई किया है पॉलिसी गाइडलाइंस फॉर TRP एजेंसीज इन इंडिया 10 जनवरी को 2014 को, और उन्होंने ही रजिस्टर किया था BARC को जुलाई 2015 में अंडर दीज गाइडलाइंस टू कैरी आउट टेलीविजन रेटिंग्स इन इंडिया। ठीक है, TRP की जो बात है, तो वापस से BRC को जो है अपना रोल रिज्यूम करने के लिए कहा गया है, रेटिंग्स को जो है दोबारा से निकालने के लिए कहा गया है। मैं आपको बता दूं इसको रोक दिया गया था कुछ टाइम पहले। मुंबई पुलिस ने एक स्कैम का खुलासा किया था जिसमें ये जाना जा रहा था कि TRP रेटिंग्स जो होती हैं इनको इनकी खरीद और बेचदारी हो रही है, राइट। इनको जो है ऑल्टर किया जा रहा है, ये करेक्ट नहीं है, लोग पैसे देकर इसके साथ छेड़खानी कर रहे हैं, तो इसको बंद कर दिया गया था। इसको TRP कमेटी की जो रिपोर्ट थी बेसिकली 28/4/2020 के तहत ये देखा गया कि एक्सटेंसिव ओवरहॉलिंग एक्सरसाइज हो रही है, रिविजिटिंग पूरा प्रोसेस रिविजिट किया जा रहा है, प्रोटोकॉल्स, ओवरसाइट मैकेनिज्म, इनिशिएटिव चेंजेस, गवर्नेंस स्ट्रक्चर एटसेट्रा एटसेट्रा में। तो इसलिए वापस से जो रिकॉन्स्टिट्यूशन है बोर्ड का उसको उठाया जा सकता है, उसको ध्यान दिया जा सकता है। ठीक है, और TRP क्या होता है? सिंस TRP को लेकर के स्कैम हुआ था तो ये जानना ज़रूरी है। और TRP जो है वो एक मेट्रिक है जो कि मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग एजेंसीज यूज़ करती हैं टू इवैल्यूएट दी व्यूअरशिप। और व्यूअर कौन होता है? व्यूअर वो व्यक्ति होता है जो 1 मिनट से ज़्यादा आपका टेलीविज़न देखता है या किसी पर्टिकुलर चैनल को अगर देख रहा है तो 1 मिनट का टाइम पीरियड उसमें होता है। इट रिप्रेजेंट्स, और वो ये भी दिखाता है, जो TRP है वो उससे ये भी पता चलता है कि कितने लोग किस किस सोशियो इकोनॉमिक कैटेगरीज से कौन कौन से चैनल्स और कितने टाइम पीरियड के लिए देख रहे हैं। ठीक है, और ये टाइम पीरियड कम से कम 1 मिनट होना चाहिए अप टू दी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के आधार पे। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट था यहाँ पर। और मिनिस्ट्री जो है उसने एक वर्किंग ग्रुप भी बनाया है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ CEO परासर भारती, शशि शेखर वेम्पति। ठीक है, क्यों बनाया है? टू कंसीडर ऑफ लिवरेजिंग द रिटर्न पाथ डेटा, RPD के लिए बनाया है। RPD इज रिटर्न पाथ डेटा कैपेबिलिटीज। ठीक है, और ये भी है कि भाई इससे जो है TRP सर्विसेज का पता चल सके और रिकमेंड किया जाए ट्राई को या TRP कमेटी को रिकमेंडेशंस दी जा सकें। ठीक है, ये था हमारा बार्क से रिलेटेड न्यूज़। जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है वो है रशिया और नाटो से रिलेटेड अगेन। ठीक है, इस बार क्या हुआ है? इस बार भी भाई साहब रशिया और नाटो के जो अलायंस हैं उनके बीच में डिफरेंसेस साइट किया गया है। क्या है डिफरेंस? चलिए फटाफट से समझ लेते हैं। तो देखिए, नाटो के बारे में हम अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि नाटो के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप पिछले जो हमारे लेक्चर्स हैं उनको उठा के देख सकते हो। मैंने बहुत डिटेल में नाटो समझाया हुआ है। ठीक है, तो वो डबलिंग ऑफ द इफेक्ट हो जाएगा, डबलिंग ऑफ द एफर्ट हो जाएगा, वो हमें नहीं करना है। हमें स्मार्ट यूज़ ऑफ द एफर्ट्स करना है। ओके, तो हम सीधे सीधे ये देखेंगे कि आज की डेवलपमेंट क्या है। आज की डेवलपमेंट यही है कि US और नाटो वेडनेसडे को जो है ये लोग एक मीटिंग में मिले और इन्होंने रशिया की जो सिक्योरिटी डिमांड्स थी उनको रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों, किस लिए थी ये थी फॉर ईजिंग ओवर यूक्रेन। बट यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी छोड़ी गई है फॉर द फ्यूचर टॉक्स विथ मॉस्को टू डिस्कस अदर इश्यूज लाइक आर्म्स कंट्रोल, मिसाइल डिप्लॉयमेंट, वेज टू प्रिवेंट मिलिट्री इंसिडेंट्स एटसेट्रा एटसेट्रा। अब जो रशिया के जो हमारे लीडर हैं व्लादिमीर पुतिन साहब, उन्होंने डिमांड किया कि 30 कंट्री मिलिट्री अलायंस हॉल्ट किए जाएं, उसके एक्सपेंशन और उसका विड्रॉ, उसका जो एक्सपेंशन है उसको हॉल्ट किया जाए।
विड्रॉल ऑफ ट्रूप्स किया जाए, मिलिट्री इक्विपमेंट फ्रॉम कंट्रीज नेबरिंग रशिया लाइक यूक्रेन को भी हटाया जाए। लेकिन जो नाटो के अलाइज हैं जैसे कि एस्टोनिया, लटाविया, लिथुनिया, इन्होंने ये करने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि इन लोगों को रशिया से हार्म दिख रहा है और रशिया अपनी ही बात पे तुला हुआ है कि रशिया इज डिनाइंग, लगातार जो है वो डिनाई कर रहा है कि भाई हमारे पास कोई भी ऐसे प्लान्स है कि हम अपने नेबर्स को अटैक करेंगे। लेकिन सभी को पता है कि मौका मिलेगा तो रशिया छोड़ेगा नहीं और इसी वजह से यहाँ पर जो है डिफरेंसेस आए हैं यूक्रेन को लेकर के, क्योंकि रशिया की डिमांड्स को मना कर दिया गया है। ठीक, तो ये चीज़ें थी और बात यहाँ पर यही हुई है कि जो अलायंस था वो इसीलिए था राइट टू डिफेंड इट्स ईस्टर्न मेंबर्स। जो पूरा का पूरा अलायंस है वो अपने ईस्टर्न मेंबर्स को डिफेंड कर रहा है यूक्रेन में और इनवाइट किया गया है मॉस्को को कि भाई हम आगे चलकर इन इश्यूज़ पर हम बात कर सकते हैं। ये जो है यहाँ से इम्पॉर्टेंट चीज़ है और रशिया जो है वो इस पोजीशन में कतई नहीं है कि वो अग्री करे किसी भी प्रपोज़ल पर और इसीलिए जो है उसने रिजेक्ट भी किया है। लेकिन जो रशियन रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने ये चीज़ क्लियर की है कि हमें कुछ समय चाहिए टू कम बैक टू नाटो विद दी आंसर्स। जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम उस पर अभी कुछ नहीं बोलेंगे, हमें कुछ समय चाहिए और समय के साथ ही हम अपने और चीज़ों के साथ आएंगे और फिर हम बात करेंगे नाटो से। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर हुई हैं। तो पूरा का पूरा जो माहौल है वो काफ़ी टेंस्ड अप हुआ पड़ा है, देखते हैं क्या रहता है। हालांकि रशिया ने अपने ट्रूप्स हटाने से भी मना कर दिया और उसने तो खैर ये भी कहा कि हमने लगाए ही नहीं थे। ठीक है, यूक्रेन के अराउंड नहीं लगाए थे, यूक्रेन को हमसे कोई थ्रेट नहीं है। तो ये सारा मुद्दा चल रहा है और एक तरह से नाटो की जितने भी अलायंस है ये मिलकर यूक्रेन को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसको हमने ऑलरेडी किया हुआ इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में नहीं कर रहे, सिर्फ जो आज की डेवलपमेंट थी वही हमने जानी। ये क्वेश्चन एक और है आपके लिए, ठीक है, इसको भी कोशिश करिएगा सॉल्व करने की और इसका आंसर हमें देने की इन दी कमेंट सेक्शन। इंतज़ार रहेगा आपके आंसर का, हमें ध्यान से पढ़कर फिर दीजिएगा, बहुत सारी इसमें जानकारियाँ दी हुई हैं। ठीक है, और ये थी आज की मुख्य खबरें और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं डेली #CD रिचुअल्स पर, जहां हम आपके लिए तमाम प्रोग्राम्स लेकर आते हैं यूट्यूब क्लासेस में। आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा। डेली बेसिस पे हम तमाम न्यूज़ उठाते हैं, उनको डिस्कस करते हैं, उन पर क्वेश्चंस भी देखते हैं, लेकिन इससे रिलेटेड जो MCQs हैं प्लीज़ उनको भी सॉल्व करिए, जो डेली MCQs हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए। ठीक है, MCQ कौन बनेगा सिविल सर्वेंट वाले प्रोग्राम में, जो कि लेट नाइट जाता है हमारा। क्यों? क्योंकि जब तक आप क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करोगे आपका टॉपिक डन नहीं होगा। ठीक है, अभी हम जो है प्रीलिम्स के लिए MCQs देते हैं, कोशिश करेंगे कि फेब ऑनवर्ड्स जो है हम थोड़ा मेंस पर्सपेक्टिव में भी घुसें और मेंस के क्वेश्चंस भी मैं आपको देना शुरू करूंगी और उस पर हम बात करना चालू रखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।